Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am MK Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Maths on the YouTube. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने n स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखा था। हमने देखा कि जब n स्वतंत्र घटनाएं घटती हैं तब वह घटना घटित हो जाए उसकी प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। आज के इस पार्ट में हमें देखना है कि प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होती है, प्रतिबंधी प्रायिकता किसे कहते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले लास्ट पार्ट में दिए गए कुछ होमवर्क क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आइए देखते हैं होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/3 और 1/2 है। उक्त प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, हमें ये बताना है। जिसके लिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है कि एक प्रश्न को हल करना है, उस प्रश्न को हल करने की जो प्रगति के द्वारा जो प्रायिकता है वो 1/3 है। तो प्रगति को हम A मान लेते हैं और तृप्ति के द्वारा प्रश्न हल करने की घटना को B मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने प्रगति के द्वारा हल करने की घटना को A मान लिया और तृप्ति के द्वारा क्वेश्चन को हल करने की घटना को हमने B मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि PA की जो वैल्यू है वो आपको दिया है 1/3, यानी कि प्रगति उसको हल कर देती है। इस घटना की प्रायिकता 1/3 है और तृप्ति उसको हल कर देती है। उस घटना की प्रायिकता 1/2 है, यानी कि PB की वैल्यू 1/2 है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों के द्वारा हल करने की जो घटना है वो आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि प्रगति के हल करने और ना हल करने का असर तृप्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा और तृप्ति क्वेश्चन को हल कर देगी या नहीं हल कर देगी उसका असर प्रगति के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमें निकालना है कि उक्त प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी। वो प्रश्न हल हो जाना चाहिए। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता को हम कैसे निकालते हैं वो हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रश्न हल हो जाए, प्रश्न हल हो जाए उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रश्न हल हो जाए उसकी प्रायिकता का मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक प्रश्न हल करे या कोई भी प्रश्न को हल कर दे। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न हल हो जाए, हमें उसी की प्रायिकता निकालनी है। तो कम से कम एक प्रश्न को हल करे और कम से कम एक प्रश्न को हल करे या प्रश्न हल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। यानी कुल मिला के हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन चूंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह हम क्या लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इनकी वैल्यूज को पुटअप करके सॉल्व कर देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2। इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 1 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 1।
तो 2 + 3 5, 5 - 1 4/6, और जब इसको सॉल्व कर देंगे हम तो आ जाएगा 2/3। यानी कि इस बात की प्रायिकता 2/3 होगी जबकि उस प्रश्न को कोई भी हल कर देता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमवर्क डिस्कशन का आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रोबेबिलिटी के किस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन बताया गया है, इसका कंफर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है। तो हम आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पोर्शन और लास्ट पोर्शन उस डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है कि इस पार्ट में इतने क्वेश्चन बताए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे तो नीचे क्वेश्चन लिखा रहता है। उस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस पार्ट में बताया गया है। तो होमवर्क डिस्कशन के दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें है कि PA इज लेस दैन PB बार, इसमें है PA इज ग्रेटर दैन PB बार, C है PA इज लेस दैन PB, D है इनमें से कोई नहीं। हमें एक रिलेशन निकालना है PA और PB में। PA और PB में अगर हम रिलेशन निकाल देंगे तो हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। ध्यान ये रखना है कि PA बार नहीं आना चाहिए, PB बार आ सकता है लेकिन PA बार नहीं आना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर दो घटनाएं A और B हैं तो उनके यूनियन की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके फार्मूले को यहाँ पर रख देते हैं। तो ये मिल जाएगा 0 इज लेस आर इक्वल टू PA प्लस PB इज लेस आर इक्वल टू 1। अब ये देखिए इसमें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं और जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0 हो जाता है। तब उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B PA प्लस PB हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से PB को ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि PB इसमें से फिर इसमें से फिर इसमें से तीनों पार्ट में से माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा 0 माइनस PB इज लेस आर इक्वल टू PA। PB इसमें से माइनस करेंगे तो PB से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 1 माइनस PB। अब हम ये देखते हैं कि PB की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये असंभव घटना है, इसलिए PB की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जब और हम ये जानते हैं कि PB की वैल्यू 0 से कम भी नहीं हो सकती है, वो हमेशा 0 से ज़्यादा 1 से कम होती है। तो जब हम 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। या अगर हम चाहें तो फिर इसको 0 इज लेस आर इक्वल टू PA इज लेस आर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं PB बार, क्योंकि 1 माइनस PB बार होता है। तो अब चूंकि हमें रिलेशन तो PA और PB बार में चाहिए, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो PA इज लेस आर इक्वल टू PB बार हमें मिल जाता है। PA इज लेस आर इक्वल टू PB बार। अब देखने पे तो हमें लग रहा है कि हमें हो सकता है थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूज़न हो गया हो और हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने कहीं से कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर लेस आर इक्वल दोनों है और यहाँ पर केवल लेस का निशान लगा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा और ये ऑप्शन तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर PA तो है लेकिन PB बार नहीं है, तो इसलिए हमारा D ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। होमवर्क डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 परस्पर अपवर्जी घटनाओं ए बी सी की प्रायिकताएं हमको दी गई हैं 2/3, 1/4, 1/6। यह कथन सत्य है, असत्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम आपको बता दें कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए क्या होता है। चूंकि ए, बी तथा सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा। अब क्या करते हैं कि तीनों की वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। पी ए की वैल्यू 2/3 है, पी बी की वैल्यू 1/4 है, पी सी की वैल्यू 1/6 है। तो वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2। तो ये हमें देगा 8 प्लस 3 11, 11 2 13, 13/12। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 13/12। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो 13/12 1 से बड़ा हो गया, तो ये इज ग्रेटर देन 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 13/12। देखिए 13 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 पॉइंट करके कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 1 से बड़ा हो गया। और हम ये जानते हैं कि जितनी घटनाएं घटती हैं, किसी परस्पर अपवर्जी घटनाएं जो होती हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन दिया है कि इसकी प्रायिकताएं इतनी इतनी और इतनी हैं, ये कथन असत्य है। क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिला, ये गलत रिजल्ट मिला ना। तो गलत रिजल्ट हमको कब मिलेगा? जब हम गलत चीज़ों को लेकर के चलेंगे। और गलत चीज़ें क्या थी? यही दी हुई थी। ये चीज़ें जो दी हुई हैं वो गलत हैं, असत्य हैं, इसलिए हमें गलत रिजल्ट मिला। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने होमवर्क के बारे में डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक प्रतिबंधी प्रायिकता पर। अपने मेन टॉपिक सप्रतिबंध प्रायिकता या प्रतिबंधी प्रायिकता पर हम आते हैं। प्रतिबंधी प्रायिकता को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वो स्टोरी अगर आपकी समझ में आ गई तो सप्रतिबंध प्रायिकता भी आपकी समझ में आ जाएगी। स्टोरी ये है कि मान लीजिए कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है। 2 कॉइन हमने लिया और दोनों को एक साथ टॉस कर दिया जाता है। तो जब दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा, उस समय जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? पहले कॉइन पर H, दूसरे पर H, पहले पर H, दूसरे पर T, पहले पर T, दूसरे पर H, और पहले और दूसरे दोनों कॉइन पर टेल आ जाए। ये तो बहुत आसान सी बात है कि जब हम 2 सिक्के को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस ये बनना ही है। अब देखिए, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ए ने बी से पूछा, ए ने बी से कहा कि उस घटना की प्रायिकता बताइए जिसमें
कम से कम एक सिक्के पर हेड आ जाए। ए ने बी से पूछा कि उस घटना की प्रायिकता बताइए जबकि कम से कम एक सिक्के पर हेड आ जाए। दो सिक्के तो टॉस किए ही गए हैं। अब तो ये बी सोचेगा कि अगर दो सिक्के टॉस किए गए हैं तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, तो यानी जो NS की वैल्यू है वो तो 4 हो जाएगी, लेकिन जो घटना घटेगी NE कितना होगा? वो कहेगा कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आ जाए, तो एक सिक्के पर भी हेड आ सकता है और दोनों सिक्के पर भी हेड आ सकता है। तो वो सोचेगा कि एक सिक्के पर हेड आया, दूसरे सिक्के पर हेड आया और दोनों सिक्कों पर हेड आया, ये भी तो हो सकता है। तो वो क्या कहेगा कि NE की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 हो जाएगी, वो ये ले लेगा। यानी कि इस केस के लिए जो E बनेगा, E की वैल्यू हो जाएगी HT और TH, ये बन जाएगा। इसके लिए मान लीजिए इसको हम E1 मान लेते हैं, तो अब इसके लिए PE1 क्या हो जाएगा, या PE1 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 NE1/NS 3/4। कि बी ने बताया जब ए ने पूछा कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आ जाए उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो बी ने ऐसे रीड किया और बताया कि 3/4। ए ने अगला क्वेश्चन किया, उसने कहा यार ये बताओ कि मुझे पता है, उसने कहा कि मुझे पता है कि एक सिक्के पर टेल आया है, मुझे पता है कि एक सिक्के पर टेल आया है, वो पहला सिक्का है कि दूसरा सिक्का उससे मतलब नहीं है, एक सिक्के पर टेल आ चुका है। अब ये बताओ कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब बी क्या सोचेगा, बी सोचेगा यार एक सिक्के पर टेल तो आ ही चुका है, तो मैं इस पूरे सैंपल स्पेस के बारे में क्यों सोचूं। जब एक सिक्के पर टेल आ चुका है तो मैं इस पूरे सैंपल स्पेस के बारे में क्यों सोचूं। मैं क्यों ना ये सोच लूं कि जो अब नया सैंपल स्पेस उसका बनेगा, मान लीजिए S1 बनता है, तो वो सोचेगा जब एक सिक्के पर टेल आ चुका है तो सैंपल स्पेस HT बनेगा, TH बनेगा और TT बनेगा, क्योंकि उसने कहा कि एक सिक्के पर टेल आ चुका है, तो एक सिक्के पर इसमें भी टेल आया, इसमें भी टेल आया और इसमें भी टेल आ गया है। अब बी को बताना है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। उसने अपने सैंपल स्पेस को चेंज कर दिया क्योंकि उसको एक कंडीशन मिल गई कि एक सिक्के पर टेल आ चुका है, इसमें तो टेल आया नहीं था, उसने कहा कि मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस करूं। अब वो बताएगा, बी बता रहा है कि हमारी जो घटना होगी, अब वो E2 घटना जो ले रहा है वो कहेगा उस E2 घटना में कम से कम एक सिक्के पर हेड आने की जो घटना घटेगी, चूँकि एक पर तो टेल आ चुका है, उसने कहा ये और ये, लेकिन एक पर हेड आना चाहिए, तो ये आएगा और ये आएगा। एक पर टेल तो आ ही चुका है लेकिन दूसरे पर हेड आना चाहिए, तो अगर दूसरे पर टेल आया होगा तो पहले पर हेड आ जाएगा और अगर पहले पर टेल आया होगा तो दूसरे पर हेड आ जाएगा। तो उसने कहा कि HT और TH, ये इसका हो गया घटना। अब वो निकाल देगा PE2 की वैल्यू क्या होगी कि उसने कहा 2 NE2/NS 2/3। वही घटना है जो उसने पूछा कि एक घटना है उसकी प्रायिकता क्या होगी। इसमें उसने पूछा कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आ जाए उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो बी ने बताया 3/4। और इसमें भी उसने यही पूछा कि कम से कम एक सिक्के पर हेड आ जाए
उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि एक सिक्के पर टेल आ चुका है। उसने कंडीशन लगा दिया, तो जब उसने इसको बताया तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर वो जो घटना थी, घटना E1 और घटना E2 दोनों एक ही घटना है, बस हमने उसको एक बार E1 कहा और एक बार E2 कहा, तो उसने उस घटना की प्रायिकता को एक बार 3/4 बताया और एक बार 2/3 बताया। जब उसने इस घटना की प्रायिकता को 3/4 बताया, उस समय उसको कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई थी, लेकिन जब उसने 2/3 बताया, उसके लिए उसको एक कंडीशन दी गई थी कि एक सिक्के पर टेल आ चुका है। ये कंडीशन उसको दी गई थी, इसलिए उसने उसकी प्रायिकता को, उस घटना की प्रायिकता को चेंज कर दिया। तो यह जो प्रायिकता निकली, उसी घटना की यह प्रायिकता तो नॉर्मल प्रायिकता है, उस घटना की केवल प्रायिकता है ये, मतलब उस घटना की प्रायिकता है, लेकिन यह जो प्रायिकता है उस घटना की, तो इसको हम उस घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इस सप्रतिबंध प्रायिकता को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए फार्मूले को डिराइव करने का प्रयास करते हैं। प्रतिबंधी प्रायिकता को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिससे कि हम प्रतिबंधी प्रायिकता को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें। एक डाइस को रोल किया जाता है, एक डाइस है, उसको रोल किया जाता है। तो जब डाइस को हम रोल करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। डाइस को रोल करने पर 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब राम और श्याम, राम और श्याम नाम के दो स्टूडेंट हैं। तो राम ने श्याम से पूछा कि एक डाइस को रोल किया गया तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। राम ने श्याम से पूछा कि एक डाइस को रोल किया गया तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या, अगर हम इसको ए से डिनोट कर दें तो क्या बनेगा, अभाज्य संख्या क्या होगी इसमें, 2 3 5। तो श्याम सोचेगा कि अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बटे कुल सैंपल स्पेस के अवयवों की संख्या। तो वो बता देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 3/6। ये तो पता है सबको, ये तो वो बड़े आसानी से बता देगा। अब राम ने दोबारा श्याम से पूछा, उसने कहा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि मुझे ये पता है कि जब डाइस को रोल किया गया तो सम संख्या आई थी। जब डाइस को रोल किया गया तब सम संख्या आई थी। अब श्याम क्या सोचेगा कि हमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी है और डाइस को रोल करने पर सम संख्या आई है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने सैंपल स्पेस को चेंज कर देगा। वो सोचेगा कि मुझे इतने के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं केवल सम संख्याओं के बारे में सोचूं। तो अब जो उसका नया सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि पहले का जो सैंपल स्पेस था वो ये था, 1 2 3 4 5 6 ये था। अब उसका जो नया सैंपल स्पेस बन जाएगा इवन नंबर का, वो बनेगा 2 4 6, क्योंकि उसने बताया कि सम संख्या आ चुकी है। अब अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है ए,
ए काउंट क्या क्या होगा उसमें, अब वो इसमें नहीं सोचेगा, इस सैंपल स्पेस में अब वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको ये बात बता दी गई कि जब डाइस को रोल किया गया तो सम संख्या आ चुकी है। अब वो इसमें सोचेगा कि इसमें अभाज्य संख्या क्या है, तो उसे मिला कि इसमें तो केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 है। अब वो उस घटना की प्रायिकता बताएगा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताएगा। वो कहेगा कि इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो उसकी प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। तो वो बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या स्लैश, यानी कि जबकि या दिया है कि सम संख्या आ चुका है, ये सम संख्या आ चुका है। तो अब ये क्या होगा कि अभाज्य संख्या में केवल एक अवयव है 1/, सम संख्या में 3 अवयव हैं 3, तो वो बता देगा कि उसकी जो प्रायिकता होगी 1/3 होगी। पहले की प्रायिकता ये जो आई थी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 थी, लेकिन इस बार उसी घटना की प्रायिकता 1/3 हो गई। तो ऐसी प्रायिकता को हम प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं, क्योंकि ए की प्रायिकता तो पूछी गई, लेकिन उसको एक कंडीशन दे दी गई कि सम संख्या आ चुकी है। तो ये हो गया। इसको अगर हम नोटेशन में लिखें तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या ए जबकि सम संख्या आ चुकी है, इसकी घटना इक्वल टू प्रतिवर्ती संख्या। किसकी प्रतिवर्ती संख्या? 1। ये जो 1 है वो अभाज्य संख्या और सम संख्या इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको उसने लिया। ए इंटरसेक्शन ई, देखिए केवल एक ही अवयव लिया गया है, तो ये जो ए है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया गया, और ये जो सम संख्या है वो ये लिया गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ई लिया गया। अब इन दोनों को अगर हम एस से डिवाइड कर दें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन एन एस अपॉन एन ई अपॉन एन एस, तो अब ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन गया। तो इस टाइप से आपको इसका फार्मूला मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस टाइप से ये फार्मूला है। हम उस क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले को डिराइव करने का ये मेथड नहीं है, ये तो हमने एग्जाम्पल से आपको बताया कि ये वो जो एग्जाम्पल किया गया वो इसी फार्मूले से किया गया है, इस फार्मूले से वो एग्जाम्पल किया गया है, इसलिए उस एग्जाम्पल से हमने इस फार्मूले को निकाल लिया। हम चाहते तो उस क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है। सप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा कहती है कि यदि ए और बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं इस प्रकार से हों कि घटना बी की प्रायिकता 0 न हो, तब यदि घटना ए घटना बी के घटित होने के बाद घटित होता है, तब घटना ए की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। वही देखिए इसमें दिया है कि यदि ए तथा बी किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध दो घटनाएं इस प्रकार से हों कि बी की प्रायिकता 0 न हो तथा घटना बी के घटित होने के बाद घटित होती है, तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि, यानी स्लैश को हम कहेंगे जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो। इसको हम इससे डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका फार्मूला होता है कि जब घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए घटित होती है, तब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और सप्रतिबंध प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अगर घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी घटित होती है, तब उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, घटना बी घटित होती है जबकि घटना ए घटित हो चुकी है, तब इससे डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरीके से होता है। तो ये है सप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा। कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि अगर ए और बी कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हैं, तब सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। सप्रतिबंध प्रायिकता को हम प्रतिबंधी प्रायिकता भी कहते हैं। तो जैसे यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तब अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तब ये 0 होता है। उस कंडीशन में देखिए ये क्या होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो होता ही है, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 अपॉन पी बी, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तब घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए की जो प्रायिकता होगी वो 0 हो जाएगी। इसको हम एज ए फार्मूला भी याद रख सकते हैं, एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी 0 होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए वो क्या होगा, इसको देखते हैं। तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन भी 0 होगा, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो 0 अपॉन पी ए इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए ये 0 होगा। एक दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, जब ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों, तो हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो वही यहाँ लिखा गया, यदि ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों, तब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तो हम सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है, और इसकी जगह हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। अभी ऊपर जो फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है अपान पी बी, पी बी से पी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब घटना बी के घटित होने के बाद अगर घटना ए घटित होती है, तब वह घटना ए के प्रायिकता के बराबर ही रहेगी। मतलब कि उस घटना की प्रायिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे घटना ए पहले ही घटित हो जाए,
चाहे घटना बी के घटित होने के बाद घटना ए घटित होती है, घटना ए की प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हों। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इससे कैंसिल होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही बात है कि अगर घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी घटित होती है तब घटना बी की प्रायिकता अनचेंज रहती है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिबंधी प्रायिकता पर बेस्ड ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिबंधी प्रायिकता के लिए हमें इस बात पर बहुत विशेष ध्यान देना है कि दी हुई कंडीशन से जो घटना बनती है वही घटना प्रदर्श समष्टि का कार्य करती है। प्रतिबंधी प्रायिकता पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम इंटर लेवल पर कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम पहले मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को इंटर लेवल पर कैसे किया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक पिता के 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का है, उसके 2 लड़के एवं 1 लड़की होने की प्रायिकता बताइए। कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसको पिता कहा गया है, उसके 3 बच्चे हैं और कह रहे हैं कि जिसमें कम से कम एक लड़का है। देखिए इन्होंने दिया तो है कि कम से कम एक लड़का है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस घटना की प्रायिकता नहीं पूछी गई है। इस घटना की प्रायिकता नहीं पूछी गई है। इन्होंने दिया है कि जिसमें कम से कम एक लड़का है, लेकिन प्रायिकता उन्होंने दूसरे घटना की पूछी है, इसलिए यही घटना दी हुई कंडीशन होती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि एक पिता के 3 बच्चे हैं, ये पहला सेंटेंस बनाता है सैंपल स्पेस। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पिता के 3 बच्चे हैं तो उसमें एक लड़की हो सकती है, बाकी 2 लड़के हो सकते हैं। दूसरा ये है कि एक लड़का हो सकता है, बाकी 2 लड़कियां हो सकती हैं। तीसरा ये है कि तीनों लड़कियां हो सकती हैं। चौथा ये है कि तीनों लड़के हो सकते हैं। केवल यही 4 कंडीशन है कि अगर एक आदमी के पास 3 बच्चे हैं तो यही 4 कंडीशन बन सकती है कि इसी टाइप के बच्चे उसके पास हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जिसमें कम से कम एक लड़का है, यही बनाता है कंडीशन। ये स्टेटमेंट बनाता है कंडीशन। कह रहा है कि जिसमें कम से कम एक लड़का हो। तो एक लड़का कौन कौन है, किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। कम से कम एक लड़का, आप जानते हैं कि कम से कम एक लड़का का मतलब क्या होता है कि उसमें एक लड़का हो सकता है, 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़के हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का उसमें ज़रूर होगा। तो ये बन गया घटना ए, जिसको कि हम दी हुई शर्त कहते हैं। ये हमारी दी हुई शर्त है। दी हुई शर्त इसलिए है कि इन्होंने दिया तो है इसको, लेकिन इसकी प्रायिकता इन्होंने नहीं पूछी है, इसलिए ये दी हुई शर्त होगी। कह रहे हैं कि उसके 2 लड़के एवं 1 लड़की होने की प्रायिकता बताइए। देखिए प्रायिकता इस घटना की पूछी जा रही है कि 2 लड़के एवं 1 लड़की, इसको हम बी घटना कह देते हैं। अब 2 लड़के एवं 1 लड़की केवल ये मिलेगा जी बी बी। आप देखेंगे तो और कहीं भी आपको 2 लड़के 1 लड़की नहीं है, केवल यही है कि 2 लड़के एवं 1 लड़की है। तो अब ये कह रहा है कि इसी घटना की हमको प्रायिकता बतानी है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक घटना घटित हो चुकी है
उसने बताया कि ये दी हुई शर्त है कि उसके पास कम से कम एक लड़का ज़रूर होगा। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है, इस घटना की प्रायिकता जबकि ये घटना पहले ही घटित हो चुकी है, क्योंकि यही दी हुई कंडीशन है। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यूज़ को निकाल करके यहाँ लाके हम पुटअप कर देते हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालने के लिए हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा हमको, यहाँ बी और ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको मिलेगा जी बी बी। ये एक ही अवयव है, इसमें भले 3 अक्षर लिखे हैं लेकिन अवयव एक ही माना जाएगा ये। अब हम इसके लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन ए अपॉन एन एस इक्वल टू, इसमें केवल एक अवयव है तो 1 अपॉन एन एस की वैल्यू 1 2 3 4। अब हम निकालते हैं पी ए। तो पी ए निकाल दीजिए। पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। वैल्यूज रख देते हैं। एन ए की वैल्यू, ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 अपॉन एन एस 4। तो हमने पी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए दोनों की वैल्यूज़ को निकाल लिया। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए समीकरण 1 से हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है जो कि निकला 1/4 और होल अपॉन पी ए की वैल्यू 3/4। सॉल्व कर देंगे इसको। 1 इंटू ये ऊपर जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में पूछा गया है और बहुत से एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो भी उस तरीके से कि हम क्लास 12th के एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जबकि हमारे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो दी हुई शर्त होती है उसके जो अवयवों की संख्या होती है वही प्रदर्श बिंदुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि वही घटना सैंपल स्पेस को प्रदर्शित करता है। तो जैसे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए घटना घटित हो चुकी है, तो ये जो घटना घटित हुई है इसके अवयवों की संख्या को हम नीचे लिख देते हैं। इस घटना ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा। और जो ऊपर होता है बी, इसके अवयवों की संख्या को हम ऊपर लिख देते हैं, यानी बी में केवल एक अवयव है तो 1/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रिक हमको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों ही टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 आया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि दो घटनाओं ए तथा बी के लिए यदि पी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू 1/4 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू 1/2, तब ये चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं
चूँकि ये एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए हो सकता है कि इसके एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो जब हम इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इज इक्वल टू 1/2, अगर हम इसको लेके चलें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ज़रूरत पड़ेगी और वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसलिए पहले हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल टू 1/2। इसकी जगह इसका फॉर्मूला हम रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान 4 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 1/8। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं, हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू 1/4। और फिर यहाँ से हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से हमको पता है 1/8, तो हम यहाँ रख देंगे 1/8 होल अपान पी बी इक्वल टू 1/4। पी बी को इस साइड कर देते हैं और 1/4 को यहाँ ला के कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 अपान 1/4 इक्वल टू पी बी। इस तरीके से पी बी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, वहाँ से पी बी की वैल्यू हमें मिलेगी पी बी इज इक्वल टू 4/8 यानी कि 1/2। पी बी की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी और पी ए की वैल्यू 1/4 है तथा पी ए इज इक्वल टू 1/4 है। पी ए की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई 1/2, लेकिन पी ए की वैल्यू 1/4 है। तो अब आप देखिए कि पी ए इज इक्वल टू पी ए अपान बी इक्वल टू 1/4 है, और इसको देखिए पी बी इक्वल टू 1/2 और पी बी अपान ए इज इक्वल टू 1/2। ऐसी कंडीशन आपको बताई गई है। जब इस टाइप की कंडीशन मिल जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू 1/4 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल टू 1/2, ऐसी कंडीशन में जब ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ये पीछे आप पढ़िए तो ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बी ऑप्शन को चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपान बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश स्लैश बी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं अभी हमने प्रूव किया, तो इसका मतलब ए डैश और बी भी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी अपान पी बी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू पी ए डैश हमको मिल जाएगा। पी ए डैश की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। पी ए डैश को 1 माइनस पी ए माने 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले पार्ट को देखते हैं। इसका सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपान ए डैश, इसकी वैल्यू 1/2 है। ये हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। इसकी जगह इसका फॉर्मूला रखते हैं पी बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश अपान पी ए
डैश। और चूंकि ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं तो बी डैश और ए डैश भी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो ये हमें मिलेगा पी बी डैश इंटू पी ए डैश अपान पी ए डैश, से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई पी बी डैश, और पी बी डैश की जगह 1 माइनस पी बी की वैल्यू है 1/2। तो ये हमें मिलेगा 1/2। तो इसकी वैल्यू हमको मिल गई 1/2। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन सबको हम टिक नहीं करेंगे, केवल डी को टिक करेंगे बस। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रायिकता के इस चैप्टर को समाप्त किया। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये है आपके होमवर्क। प्रतिबंधी प्रायिकता का ये टॉपिक अगर आपकी समझ में आया है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।